हाय एवरीवन। कई बार जब आप नॉर्मली किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपके ब्लड पैरामीटर्स को, हार्मोन पैरामीटर्स को, जो कि अच्छे हैं, सीमेन पैरामीटर्स को या ट्यूबल फैक्टर या ओवेरियन या यूट्राइन फैक्टर्स को, सारे फैक्टर्स को देख करके वो कह देते हैं कि आप तो बहुत ही नॉर्मल पेशेंट हैं। मतलब आपको तो नॉर्मली प्रेगनेंसी आ जानी चाहिए, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो वो आपको एक बहुत ही कॉमन टर्म कहते हैं, विच इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मतलब आपको ऐसी इनफर्टिलिटी है जिसको वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि सिर्फ स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी मेल में देख लेने से ये नहीं कह सकते कि ये इनफर्टिलिटी अननोन है। या फिर अगर हम एक फीमेल को देखें, उनकी ट्यूब्स ओपन है, वो ओवुलेट टाइम पे कर रही हैं, उनके एंडोमेट्रियम थिक हो रही है और उनके यूट्रस में कोई पॉलिप या फाइब्रॉइड ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे फैक्टर्स नॉर्मल होने के बाद जनरली कह दिया जाता है कि हम अननोन इनफर्टाइल कपल हो। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि अननोन इनफर्टाइल कपल हो। मैं वन बाय वन आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो जनरली लोग चेक नहीं करते। आपको एज अ पेशेंट ये अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने क्लिनिशियन से बात करनी चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए इन टेस्ट के बारे में। सो पहला बात करते हैं मेल फैक्टर्स में। मेल्स में हमें ये बात करनी है कि क्या डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि आपका जो स्पर्म है जो कि सिर्फ डीएनए कैरी करता है, उस डीएनए में कहीं कोई फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है। क्योंकि अगर स्पर्म में कोई फ्रेगमेंटेशन होगा तो स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ये तो नॉर्मल आएगा, लेकिन जब बच्चा बनने की बारी आएगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या फिर प्रेगनेंसी आएगी और वो बीच में अबॉर्ट हो जाएगा। इसलिए स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन लेवल जानना बहुत जरूरी है मेल्स में। अगर बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में हमें 3 पॉइंट जरूर देखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है सिंकिंग ऑफ ओवरी एंड यूट्रस। मतलब ओवरी और यूट्रस दोनों एक साथ काम करने चाहिए। मतलब कि अगर आपका ओवरी में एग बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एंडोमेट्रियम में बैठता है। तो अगर मैं ये कहूं कि डे 14 पे एग रिलीज हुआ और एग फर्टिलाइज हो गया, तो डे 20 तक आपका एंडोमेट्रियम, जो कि ओव्यूलेशन के टाइम 13 था, अब उसको 16 तक हो जाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से इम्प्लांट हो और प्रेगनेंसी आए। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आपको देखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है हाई लेवल ऑफ एफएसएच इन ओवरीज बिफोर ओव्यूलेशन। यानी कि जब आपका पीरियड स्टार्ट हुए उसी टाइम से अगर आपके एफएसएच लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो आपका जो एग है उसमें जोना पेलिसिटा होता है, जो कि शेल होता है उसका, उस शेल की थिकनिंग जो है, उसका मोटाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके एग्स को स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर सकते और आपके एग्स फर्टिलाइज नहीं होंगे। इसलिए आपको ये भी देखना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है लीकी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एक ऐसी चीज है जहां पे बच्चा बैठता है और अगर एंडोमेट्रियम बीच में ही कभी शेड हो जाए तो वो बच्चे को इम्प्लांट होने नहीं देता। इसे बोलते हैं लीकी एंडोमेट्रियम। मतलब पहले आपका एंडोमेट्रियम 14 था, फिर वो लीक हुआ और वो बन गया 12 या फिर 13 वापस से वो बढ़ा और फिर से लीक हो गया। तो ये जो आप अप एंड डाउन देख रहे हैं एंडोमेट्रियम का, इसको बोलते हैं लीको एंडोमेट्रियम। इसकी वजह से बच्चा इम्प्लांट नहीं होता। ये थे वो पॉइंट जिसको आप अपने क्लिनिशियन के साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी ये कंडीशन कैसी है। अगर ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, इसका मतलब अब आप फाइनली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मैंने कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आप नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्लीप। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती, आपके जो स्लीप साइकिल है वो कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब्ड रहता है, आप 8 से 7 घंटे सो नहीं पाते, इसका मतलब आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, आपके मेंसेस टाइम पे नहीं आएंगे और आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है फैट। अगर आप कंटिन्यूअसली अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं, आप पिज्जा, बर्गर,
फ्रेंच फ्राइज़ इन्हीं सब चीज़ों को खाते रहते हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स नहीं होते। ये विटामिन्स, मिनरल्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए, उनको अच्छा बनाए रखने के लिए। अगर ये विटामिन और मिनरल्स आपको नहीं मिल रहे, तो आपका हार्मोन लेवल भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है आपके हैबिट्स। अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं या फिर अगर आप हुक्का लेते हैं, किसी भी टाइप की एडिक्शन आपके लिए सही नहीं है, जिसकी इन सारे एडिक्शंस की वजह से आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है। ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो। फोर्थ पॉइंट है आपकी वर्किंग कल्चर। अगर आप बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हो, आपको कई देर देर तक बैठे रहना पड़ता है, या फिर आप केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो, या फिर आपके आसपास बहुत सारी धूल, किसी भी टाइप की धूल होती है, इसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। और फिफ्थ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, वो है ऐज। ऐज एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अर्ली ऐज में बेबी के लिए ट्राई करके इसे मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हो। मतलब अगर आप फीमेल हैं, तो अपनी 30s में या फिर अर्ली 30s में प्रेगनेंसी ले लीजिए, और अगर आप मेल हैं, तो 40s तक आप बेबी प्लानिंग कर लें। इनमें जो बताए गए रीज़न्स हैं, इनके ऊपर सेपरेट टॉपिक्स भी मैंने बनाए हैं, जो आपके बहुत काम आएँगे ये समझने के लिए कि अलग-अलग फैक्टर कैसे काम करते हैं। जैसे स्लीप कैसे अफ़ेक्ट करता है, एग्ज़ैक्टली क्या करता है वो, कैसे नींद लानी चाहिए, कैसे नींद आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो कौन से मेडिसिन लेने हैं। ऐज अगर हो रही है, कौन-सी ऐज में कैसे सीमन रहता है, कैसे एग्स रहते हैं, इसके लिए भी अलग-अलग मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। आप वो सारे वीडियोज़ ज़रूर चेक आउट करें। तो ये था आज का वीडियो का एंड। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।